हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एएसपी कोचिंग जयपुर में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आरपी यादव और आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं चट्टानों का अपक्षय। सिंपल शब्दों में बात करते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका अपक्षय जो है वो किसी न किसी तरीके का एक परिवर्तन है, जिसमें आपका एक जटिल पदार्थ जिसको आप बोल रहे हैं चट्टान, वो एक सरल पदार्थ में टूटता है और उस टूटने से पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। हालांकि अगर बात करें ये परिवर्तन, ये अपक्षय कई प्रकार का हो सकता है, भौतिक रूप से, रासायनिक और जैविक रूप से। और इससे बनने वाला जो पदार्थ है वो बनेगा आपका पैतृक पदार्थ, जिसको रिगोलित कहा जाता है। और इस रिगोलित पे मृदा निर्माणकारी कारक अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी मृदा का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय क्या होते हैं, ये सारी चीजें बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय की बात करते हैं। अपक्षय वह क्रिया है जिसमें फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। अगर बात कर रहे हैं कि पैतृक पदार्थ का जो निर्माण है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है वेदरिंग, यानी कि अपक्षय। देखिए, चट्टानों का अपक्षय तीन प्रकार से होता है, जिसमें भौतिक या यांत्रिक, रासायनिक या जैविक अपक्षय। चट्टानें जो है एक ठोस संरचना के रूप में विकसित हुई है। यह चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के पिघले हुए लावे के जमने से हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि एक ठोस संरचना बन चुकी है। इस ठोस संरचना से किस प्रकार से खनिज अलग अलग होंगे, यानी कि जो असंगठित रूप में पाए जाएंगे, उसको आप बोलेंगे वेदरिंग, यानी कि अपक्षय। इसमें तीन क्रियाओं द्वारा इसका अपक्षय हो रहा है। भौतिक, यानी कि भौतिक रूप से इसकी संरचना में परिवर्तन होना, उसके बाद में रासायनिकी संगठन में बदलाव और जैविक संगठन में बदलाव। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आप भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जिसको आप बोल रहे हैं फिजिकल वेदरिंग। देखिए, विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस, यहां पे क्या है, ठोस संरचना है चट्टान एवं स्थूल चट्टानों के टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। देखिए, ये कोई ना कोई आपकी ठोस संरचना वाली चट्टान यहां पे मौजूद है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये स्थूल हो सकती है या ठोस हो सकती है। और ये क्या हो रहा है यहां पे, इसका अपक्षय, इसका क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, अपक्षय, जिसको वेदरिंग बोला जा रहा है। और इसके टूटने से इस प्रकार के छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण हो रहा है। अब इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि ये एक ठोस संरचना थी और ये अपक्षय यानी कि वेदरिंग के द्वारा ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई है। देखो, दूसरी शर्त क्या है, इस प्रक्रिया में फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। यानी कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो भौतिक रूप से हुआ है। इसकी संरचना बदली है, इसका संगठन परिवर्तित नहीं हुआ है। इसमें क्या बदल रहा है, संरचना। देखिए, संरचना में बदलाव आया है, इसकी आकृति में बदलाव आया है, लेकिन इसका रासायनिक संगठन जो था वो पहले से मौजूद चट्टान का ही रहने वाला है। यानी कि भौतिक आपका जो अपक्षय होगा उसमें कई अनेक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बदल जाएंगे या छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ये टुकड़े ही आगे चल के मृदा के कणों का निर्माण करेंगे। ये टुकड़े ही किसका करेंगे, मृदा के कणों का निर्माण करेंगे डियर स्टूडेंट। और अगर यही टुकड़े छोटे छोटे कण जिनका आकार अगर 2 mm से कम होता है, 2 mm से कम होता है इन्हीं का आकार, तो इसको आप मृदा माना जाता है, इसको आप मृदा बोल सकते हैं। तो आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों के भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के फलस्वरूप होता है। और इसमें इसकी संरचना बदल रही है, इसका आकार बदल रहा है। और ये आपके 3 प्रकार से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इस स्टेज में आपका रासायनिक संगठन वही का वही रहता है, यानी कि इसमें जो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें सिलिका है, इसमें सिलिका है, फेल्सपार है, माइका है, तो इन कणों में सिलिका की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रति इकाई इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें संरचना और आकार में बदलाव हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यह प्रक्रिया कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है, यानी कि आकार जो इसका परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। देखिए, कोई चट्टान अगर टूट रही है तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई ना कोई बल काम कर रहा है, स्वतः तो टूटेगी नहीं। तो कौन सा पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। देखो क्या क्या कारण हो सकते हैं। यह प्रक्रिया निम्न भौतिक कारकों से होती है, यानी कि इसमें कई सारे कारक होंगे। इसमें सबसे पहला कारक है डियर तापक्रम, यानी कि टेम्परेचर। देखिए, तापमान के बढ़ने के साथ साथ चट्टानों की ऊपरी परत धीरे धीरे गर्म होकर फैलने लगती है। जब गर्म होगी, तापमान ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे क्या होगी, परत फैलने लग जाएगी, और तापक्रम कम होने पे क्या होगा, सिकुड़ेगी। तो एक ठोस संरचना जो तापक्रम के प्रभाव से फैल रही है और सिकुड़ रही है, तो इससे इसकी आंतरिक जो संगठन है, आंतरिक जो संरचना है, उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। क्योंकि कोई चीज अगर फैल रही है, सिकुड़ रही है, तो इसकी संरचना क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, इसकी सुगठिता क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। इस प्रकार तापक्रम के बढ़ने व घटने से चट्टान प्रसार व संकुचन से कमजोर हो जाती है और अल्टीमेटली यहां पे क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, फैलना और सिकुड़ना। फैलना और सिकुड़ना, इसके पीछे रीजन क्या है, इसका तापमान। तो तापमान एक प्राकृतिक कारक के रूप में काम करता है और इससे आपका सीधा परिवर्तन हो जाता है इसकी संरचना में। तो क्या हो जाएगी, ये खंडित हो जाती है तथा बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है। पहले बड़े बड़े टुकड़े होंगे, जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, ये इस प्रकार से अलग हुई, दो बड़े बड़े, और उसके बाद में इस प्रकार से और लास्ट में इस प्रकार से छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के ताप के साथ फैलने व सिकुड़ने की दरें भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग खनिज की तापमान, वर्षा, इनके प्रति अलग अलग रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, कई खनिज ऐसे होते हैं जो कम तापमान पे ज़्यादा फैल जाते हैं, कई अधिक तापमान पे भी फैलते नहीं हैं। तो ये जो गुण होते हैं, ये जो विशेषताएं होती है स्टूडेंट, वो अलग अलग खनिज की अलग अलग तरीके से होती है। खनिजों की इस प्रवृत्ति के कारण चट्टानें टूटकर अलग हो जाती है और इससे क्या हो जाएगा, चट्टानें आपका जो मूल स्थान है वहाँ पे जो मौजूदगी है इनकी, तो वो डैमेज हो जाएगी, वो विकृत हो जाएगी और उसकी वजह से भौतिक परिवर्तन इसमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला तापक्रम आपने पढ़ा। दूसरा है जल। देखिए, आपने सामान्यतः ये देखा होगा कि वर्षा का जो अधिकांशतः जल है वो मृदा की सतह से बहकर चला जाता है। ठीक है, नदियों के रूप में आप देखते हैं और नदियों में आपने कई प्रकार के गोल संरचना वाले पत्थर देखे होंगे। अब आपको यह तो पता है कि गोल संरचना वाले पत्थर बनते नहीं है, वो जल के प्रभाव के कारण लगातार बहते रहते हैं और बहने के प्रभाव से वो आपस में रगड़ खाकर उनकी जो संरचना है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, इससे बड़े जो पत्थर है वो दूसरे पत्थरों से टकराते हैं और टकराने के फलस्वरूप इनकी साइज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए, बात कर रहे हैं वेग के प्रभावित वर्षा जल के कारण चट्टानों के कुछ अंश टूटकर अलग हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, चट्टानों के अंश जो है अलग हो जाएंगे। वर्षा जल जब इन टूटे फूटे टुकड़ों को लेकर बहता है तो ये आपके टुकड़े आपस में टकराव और घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं और आपको भी बोला जाता है कि गुड़ गुड़ के क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। गोल का मतलब होता है राउंड।
ठीक है, तो लगातार अगर आप प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े चट्टानों के जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, अगर वेग ज्यादा है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को जो है जल बहा लाता है। आप सोच रहे हैं इतने इतने नहीं, इससे भी ज्यादा, इससे और भी ज्यादा आकार के जो टुकड़े होंगे। वो डिपेंड करता है कि जल का वेग क्या है। आपने देखा होगा नदियों में बड़े बड़े पत्थर जो है, जल का अगर वेग ज्यादा है तो बड़े बड़े पत्थर जो है पानी के साथ बहने लग जाते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं नदी के जल द्वारा चट्टानों का अपक्षय का प्रदर्शन। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जल के प्रभाव के कारण भी आपके जो चट्टानें हैं वो घिस जाती है। ठीक है, घिसना या टूटना, और टूट के ये क्या होती रहेगी, लगातार बहती रहेगी, और बहने के प्रभाव से छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनमें घर्षण पैदा होगा, और घर्षण पैदा होने की वजह से उनमें धीरे धीरे आकार क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और जो रगड़ने से जो भाग अलग हो रहे हैं वो छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि नदियों से जनरली जो बजरी निकाली जाती है, बजरी, जिसमें आप बिल्डिंग वगैरह बनाने में प्रयोग करते हैं, इससे अगर छोटी है तो फिर वो मृदा का निर्माण हो जाएगा। तो धीरे धीरे आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वही इसको आप भौतिक अपक्षय बोल रहे हैं। बर्फ की बात कर रहे हैं, देखो बर्फ किस प्रकार से इसको बना देता है। अब आपको पता है कि बर्फ सामान्यतः जल जो है उसी से बनता है, लेकिन अगर इनके आयतन की बात की जाए तो जल का और बर्फ का आयतन अलग अलग देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये चट्टान है और इसके बीच में ये दरार पाई जा रही है। देखो ये दरार है, ये क्या है, दरारें हैं, और आपको ये तो पता है कि दरारें हर चट्टान में होगी। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये क्लियरली दरार है, और इस दरार में जो जल, वर्षा का जल नॉर्मली उपलब्ध रहेगा, वर्षा का जल नॉर्मली सभी दरारों में भरा रहेगा। ये दरार में जो जल भरा हुआ है, जब इसका तापमान कम होता है, तापमान के कम होने से स्टूडेंट इसका आयतन जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मली बात करें तो ये 9% आपका आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने से क्या होगा, एक दबाव पैदा होगा, एक दाब लगेगा, और इस दाब के प्रभाव के कारण चट्टानें हैं वो टूट जाती है। देखिए बात करते हैं, चट्टानों की दरारों में फंसा हुआ जल ठंडक के कारण बर्फ के रूप में बदल जाता है, और जल जो है जब बर्फ में बदलता है तो इसका 9% आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें टूटने लगती है। तो देखो इसमें आपके कौन कौन से कारक हो गए, सबसे पहला तो कारक हो गया आपका तापमान, दूसरा हो गया जल, और तीसरा वो जल ही है लेकिन उसकी अवस्था बदल गई है, यानी कि वो बर्फ में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हिमजल। बर्फ के पिघलने से या बर्फ का जो टुकड़े हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो जब आपके मूल स्थान से किसी कारणवश टूटते हैं तो अपने साथ में वो चट्टानों के टुकड़ों को भी ले आते हैं। अगर ज्यादा स्लोप है तो वहां से अगर कोई बर्फ का टुकड़ा आया है, या बर्फ के टुकड़े के साथ जो हिम का जो जल है, बर्फ का जो पिघला हुआ, तो वो अपने जल के साथ में क्या करेगा, उस चट्टान के टुकड़ों को भी ले आएगा, और वो टकरा के या रगड़ खा के क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। देखो हिमजल, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, हिमजल अपने साथ चट्टानों के टुकड़ों को लेकर बह जाते हैं। ठीक है, ये बहना जो है वो मुख्य रूप से आपके जल का बहना है, लेकिन अलग अलग इसके रूप है, कहीं बर्फ के रूप में है तो कहीं जल के रूप में है। ठीक है, जिससे ये दाब और रगड़ से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। ये जनरली उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पे हिमपात ज्यादा होता है, यानी कि स्नो से क्या होगा, जितनी भी आपकी चट्टानें हैं वो टोटली बर्फ से कवर हो जाती है, टोटली क्या हो जाएगी, बर्फ से कवर्ड हो जाएगी। और जैसे ही तापमान बढ़ता है तो ये आपकी जो स्नो, जो बर्फ बनाया है, इसका क्या होता है, मेल्टिंग होता है। इसका क्या होता है, मेल्टिंग होता है, और उससे ये वापस
ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जमा हुआ बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रहा है और ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो नीचे ट्रेवल करता हुआ जल अपने साथ में इस चट्टान को भी ले जाएगा और चट्टान को ले जाने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधी सी बात है, आपस में रगड़ेंगे और रगड़ने से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हवा। देखिए हवा के प्रभाव की अगर बात करते हैं, आप सोचते हैं कि हवा चट्टानों पे कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से हवा, अब कोई चट्टान है, उस चट्टान को तो उड़ा के ले जाने से रही, लेकिन उस हवा में कभी कभी आप देखते हैं कि हवा में कई प्रकार के बालू के कण होते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा बालू के कण होते हैं जब आपकी आंखों में भी गिर जाते हैं, तो वो किसी सतह पे अगर रगड़ खाती है, वो अपनी सतह पे रगड़ खाती है, तो रगड़ लगने से कई प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ठीक है, देखो तेज हवा अपने साथ बालू एवं पत्थर के छोटे कण उड़ा कर ले जाती है। हालांकि पत्थर को तो उड़ा नहीं सकती, ये किताब लिखने वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, पत्थर के टुकड़ों को तो नहीं उड़ा सकती, लेकिन उनके प्रभाव से क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर रगड़ खा के उड़ेंगे नहीं। यहां पे कणों की अगर बात कर रहे हैं, मृदा के कण उड़ सकते हैं, बालू के कण उड़ सकते हैं, 2 mm से ज्यादा के कण जिनको आप कंकड़ पत्थर बोलते हैं वो उड़ेंगे नहीं, लेकिन जो वेग है उसके वेग के प्रभाव से वो रगड़ खा के अपनी जगह से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो तेज हवा का जो वेग होगा उससे मृदा के कण तो उड़ जाएंगे, लेकिन पत्थर के जो छोटे कण हैं वो उड़ नहीं सकते, वो रगड़ खाएंगे सरफेस पे, और रगड़ खाने से जो घर्षण पैदा हो रहा है उससे चट्टानों का अपसे होता है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों की ऊपरी परत के कुछ अंश टूट जाते हैं। देखिए यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हवा के तेज प्रभाव से इस प्रकार से ये घिस चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है। देखिए आपको पता है कि जब पानी निकालने के लिए इस प्रकार से ये कोई पत्थर रखा जाता है जिससे आपकी रस्सी बार बार टच होती है, ठीक है, तो एक कोमल रस्सी आपके इस पत्थर पे निशान बना सकती है, ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो वो हालांकि आपको दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है, लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट होता है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हवा का भी प्रभाव मृदा चट्टान है उसको तोड़ने में होता है। ठीक है, चलिए आकाशीय बिजली का कड़कना, जो लाइटनिंग होती है, एनवायरमेंटल लाइटनिंग, उसके प्रभाव से देखो किस प्रकार से यहां पे आपकी जो चट्टान है वो टूट सकती है। चट्टान क्या हो सकती है, टूट सकती है। ठीक है, आकाशीय बिजली का कड़कना, देखिए इसमें किस प्रकार से इफेक्ट होता है। वर्षा के समय बात कर रहे हैं, मौसम की आकाशीय बिजली के कड़कने से चट्टानों में दरार आ जाती है, जो वाइब्रेशन होता है। ठीक है, हिली एरिया में अगर बात करेंगे, आपको ये जो बिजली कड़क रही है इसकी आवाज भी ज्यादा सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि ये आप ऐसा फैक्ट है कि जो बिजलियां कड़कती है उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है चट्टानों पर, या चट्टानों की जो डेप्थ कम रहती है तो वहां पे आपको क्लियरली साउंड सुनाई देता है। तो इससे जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है तो चट्टानों में क्या आ जाती है, दरारें आ जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि बिजलियां तो कभी कभी कड़कती है, कभी कभी ही आपकी बारिश होती है, तो इसीलिए तो आप बोल सकते हैं कि मृदा का निर्माण भी बहुत स्लो चलता है, कई वर्ष लग जाते हैं तब जाके 1 इंच मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अब बात कर रहे हैं रासायनिक अपक्षय। देखो भौतिक रूप तो सीधा सीधा सिंपल है कि कोई भी आपका भौतिक कारक चट्टानों पे अपना प्रभाव डालेगा और उससे उसका आकार और संरचना परिवर्तित हो जाएगी आसानी से।
अब किस प्रकार से उस टूटे हुए पदार्थ का जो अलग अलग टुकड़ों के रूप में जो चट्टान बदल चुकी है, उस बदले हुए पदार्थ की रासायनिक वैल्यू या रासायनिक संगठन किस प्रकार से या किन कारणों से चेंज होता है, यह अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, चट्टानों में खनिज पदार्थों के मूल रूप से रासायनिक संगठन में परिवर्तित होने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, और ये नए पदार्थों का निर्माण होना ही रासायनिक अपक्षय कहलाता है। जो चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े हैं, देखिए यहां पे क्या था, ये एक ठोस चट्टान थी, उसके धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस प्रकार से, पहले बड़े बनाते हैं, इस प्रकार से टुकड़े हो रहे हैं, उसके बाद में इससे छोटे हो रहे हैं, इसके बाद में इस प्रकार के और छोटे हो रहे हैं, और इस प्रकार से लास्ट में इस प्रकार के होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स क्रिया है जिसमें ये आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ये आपका जो फाइनल बना है, इसका संगठन किस प्रकार से चेंज होगा, इसमें भी कई सारे कारक अपना योगदान देंगे। देखिएगा, रासायनिक अपक्षय में जल की उपस्थिति होने के कारण यहां पे मुख्य रूप से क्या है, जल। इसकी रासायनिक संगठन में बदलाव जो होगा वो मुख्य रूप से किसके कारण होगा, जल के कारण, क्योंकि जल जहां उपस्थित होगा ये क्रिया क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसमें कई प्रकार की जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, इसमें जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसीलिए ये उन क्षेत्रों में ज्यादा होगा जहां पे जल की उपलब्धता भी ज्यादा होगी। तो देखो, जल की उपस्थिति के कारण यह प्रक्रिया तेजी से होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह गति मरु प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो इलाके हैं और दूसरी तरफ क्या है, आपके मरुस्थल है, तो मरुस्थल में जल का अभाव होता है, वहां पे जल अनुपस्थित होने के कारण विच्छेदन की जो क्रिया है वो भी डियर स्टूडेंट कम हो जाएगी, यानी कि रासायनिक रूप से जो बदलाव है वो क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं रासायनिक अपक्षय निम्न प्रकार से होता है, उसमें पहला है जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी चट्टान है, जो आपका खनिज है, उसके साथ में जल क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद में उसका रासायनिक संगठन बदल रहा है। ओके, उसको क्या बोल रहे हैं आप, जल अपघटन। चट्टानों के खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धन आयनों के साथ में स्थानांतरित होने से उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक संगठन बदल रहा है क्योंकि जल में जो हाइड्रोजन आयन होता है वो खनिज में उपस्थित धनायन उसके साथ में जुड़ जाता है। आगे रिएक्शन देख के समझ में आएगा। इस प्रक्रिया में प्लस जल का अणु, हाइड्रोजन अणु व हाइड्रोक्सिल अणु टूटकर अणु में टूट जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानों का निर्बल होकर टूटने लगती है। यह जल के अणु चट्टानों व खनिजों के पदार्थों के साथ नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। जल अपघटन एक दोहरा अपघटन प्रक्रिया है। देखिए क्या हो रहा है इसमें, ऑर्थोक्लेज नामक एक खनिज है, उसके साथ में क्या ऐड हुआ है, जल। यहां पे अम्लीय सिलिकेट मृतिका का निर्माण हो चुका है और इसका जो धनायन था, इस खनिज में जो धनायन था उसके साथ में आपका जल का आयन जुड़ गया है, OH जुड़ गया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक रूप से जो बदलाव हो रहा है वो जल के जुड़ने से हो रहा है। किसी पदार्थ में अगर जल जुड़ता है और उसको बदल देता है तो उसको बोला जाता है आपका जल योजन या जल अपघटन। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज जल योजन के फलस्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृतिका का यौगिक बनाता है। यह जल में विलय होता है, यह पुनः संयोजन करके बॉक्साइट का निर्माण करता है। अब देखो ये बना था, ये आपका उसमें बना, इसके साथ जल वापस से पुनः इसमें जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद में बॉक्साइट बना रहा है और सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। तो जल आपका क्या हो रहा है, बार बार उसमें ऐड हो रहा है और इससे कई प्रकार के
खनिजों का निर्माण कर रहा है या खनिजों का रासायनिक रूप से क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव ये आपका क्या कहलाता है, रासायनिक अपघटन या रासायनिक अपक्षय। नेक्स्ट बात करते हैं जल योजन। इसमें क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, जल योजन। ठीक है, इसमें जल जुड़ता है, उसको जोड़ के तोड़ता नहीं है। देखो हाइड्रेशन जिसको बोलता है, जल योजन का अर्थ होता है खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग। उसमें जल क्या हुआ, जल उसके साथ में जुड़ा और जोड़ने के बाद में उसको अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग उत्पादों में तोड़ दिया। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जल परमानेंटली उसके साथ में संबंध बना लेगा। देखो चट्टानों में पाए जाने वाले मृदा निर्माणक खनिजों में जल नहीं होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जल की क्या होती है, उनमें कमी होती है। और कमी हो और वो मिल जाए साथी, तो फिर तो क्या हो जाएगा, मजा ही कुछ हो रहा है। अतः नमी के वातावरण में जल योजन होने लगता है। यह क्रिया नम प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की तुलना में अधिक होगी। सीधी सी बात है भाई, इसको तो कोई झुठला ही नहीं सकता कि जहां पे नमी की अधिकता है वहां पे तो ज्यादा होगा। फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स आदि खनिजों में यह अभिक्रिया आसानी से होती है। देखिए यहां पे बात कर रहे हैं 2Fe2O3, यानी ये क्या है, लाल हिमेटाइट है और इसमें 3 जल के अणु जुड़ रहे हैं। इससे क्या बनता है, आपका पीला लाइमोनाइट बन रहा है। इसी प्रकार से कैल्शियम सल्फेट है, इसमें जल बन रहा है और जल ऐड होने से क्या बन रहा है, जिप्सम। आपको ये तो पता है कि जिप्सम आपके मृदा में कई प्रकार से काम में आता है, मृदा सुधारक के रूप में पढ़ेंगे, वहां पे भी ये काम में आने वाला है। तो जिप्सम का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम जो सिलिकेट है, कैल्शियम जो सल्फेट है, उसमें जल के 2 अणु अगर जुड़ जाते हैं तो ये बनता है आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जिसको जिप्सम बोला जाता है। ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, सल्फेट हाइड्रेट। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, जल के ऐड होने से। इसमें कोई चीज टूटी नहीं है, इसमें जल ऐड होने से इसका रासायनिक संगठन बदल गया है। क्योंकि इसमें जल की क्या होती है, कमी होती है। खनिज जो मृदा निर्माणकारी खनिज होते हैं उनमें जल की अनुपस्थिति होती है, कमी होती है, और वो कमी अगर पूरी कर दी जाती है तो इसमें कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी क्रिया है, विलयन। देखिए विलयन किसको बोलते हैं, कोई पदार्थ जिसमें एक घोलने वाला हो और एक घुलने वाला हो। तो आप सभी को पता है कि संसार में सबसे अच्छा जो विलायक है घोलने वाला। घुलने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन घोलने वाले बहुत कम है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डियर, जल। देखिए जल कितना इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर पानी गंदा है तो उसको जरूरी नहीं है कि आग पानी प्यास बुझाने के लिए ले, वो आग बुझाने के लिए भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर बात करें सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट देखो क्या क्या होता है। विलयन जो होता है स्टूडेंट, इसमें एक तो होता है विलायक, विलायक होता है घोलने वाला, घोलने वाला, घोलने वाला, और दूसरा होता है विलय, विलय ये क्या होता है, घुलने वाला। तो यहां बात कर रहे हैं कि जल एक सबसे अच्छा सार्वत्रिक विलायक है, लगभग सारी चीजें इसमें घुल जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक व अकार्बनिक अम्ल, लवणों के संयोग से इसकी विलायक क्षमता बढ़ जाती है। इसमें अगर आप मिक्स कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल डाल देंगे या लवण डाल देंगे तो इसकी विलायक क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन आदि जल में घुलकर मूल खनिजों से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, विलयन द्वारा अपक्षय यद्यपि बहुत कम होता है परंतु अपक्षित पदार्थों को मूल स्थान से हटा देता है। यानी कि इसका क्या हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाएगा। जो पृथक हो चुके हैं वो जल के साथ मिलके क्या कर जाएंगे और अन्य स्थान पे चले जाएंगे। ठीक है, देखिए NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl प्लस H2O, तो इसमें क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस और H2O, ये इस प्रकार से विलयन का निर्माण कर लेगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन का ऐड होना।
ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए बात कर रहे हैं, विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। आयरन मैग्नीज सल्फाइड युक्त खनिजों में ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होता है। उदाहरण, ऑक्सीकरण के कारण यौगिकों की घुलनशीलता एवं आयतन बढ़ने से अपक्षय सरल हो जाता है। ऑक्सीकरण में घुलनशील जो है, यौगिकों की घुलनशीलता बढ़ जाती है और इसके साथ साथ आयतन भी बढ़ जाता है और इससे अपक्षय और भी इजी हो जाता है और इसके फलस्वरूप चट्टानों के जो अपक्षय है वो क्रिया आपकी रासायनिक रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, अपचयन। देखिए ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपचयन। उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें आपका हाइड्रोजन अलग होगा ऑक्सीकरण में, और इसमें अगर बात करते हैं हाइड्रोजन आपका ऐड होता है और ऑक्सीजन आपका रिमूव होता है। देखिए खनिजों में ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपली आप समझ जाएंगे। पानी की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है जिसके कारण अपचयन की क्रिया होने लगती है। देखिए यहां पे बात कर रहे हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड में आपका Fe2O3 है और यहां पे क्या बन जाएगा, आपका ऑक्साइड बन जाएगा FeO और एक O2 का मॉलिक्यूल यहां पे निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन का निकलना आपका क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कार्बोनीकरण, कार्बोनेशन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का सारों के साथ जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है। इसमें आपके जो कई प्रकार के बेस है, इसको क्या बोलते हैं, बेस। कई प्रकार के बेस हैं, इन बेस के साथ में क्या ऐड हो जाएगा आपका, CO2। बेस के साथ CO2 जुड़ना ही क्या कहलाता है, आपका कार्बोनीकरण कहलाता है। देखिए मृदा जीवांश पदार्थ के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बनती है, क्योंकि विच्छेदन की क्रिया है। विच्छेदन जो है, इस विच्छेदन की क्रिया में आपके एरोबिक और एनारोबिक सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं और इससे विच्छेदन होने के बाद में क्या बनेगा, कई प्रकार के अम्ल बनेंगे और इसके साथ बायो प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर, CO2। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो जल के साथ संयोग करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। ये जो CO2 है, ये CO2 है वो क्या बनाएगी, H2O के साथ मिक्स हो जाएगी और ये कई प्रकार के कार्बनिक अम्लों का निर्माण पुनः कर देती है। कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ये यानी कि इसका pH क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रबल अम्ल कौन सा होता है, जिसका pH कम होता है। जिसका जितना कम pH होता है उसकी प्रबलता उतनी ही ज्यादा होती है, याद रखिएगा। ओके, इस प्रक्रिया में कारण कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट आयन बनते हैं। देखो यहां से विच्छेदन में क्या निकली है, CO2 मिक्स हुई है जल के साथ, क्या बन गया आपका, कार्बोनिक अम्ल। क्या बन गया है, कार्बोनिक अम्ल। अब ये कार्बोनिक अम्ल की बात कर रहे हैं, ये तो आपका इस प्रकार से बन चुका है। मृदा में जो खनिज है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, खनिज है और इस खनिज के साथ में रिएक्ट करेगा ये कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल यहां पे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा और ये देखो ये क्या बन गया आपका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो गया। तो ये आपका किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पॉसिबल है, जब आपकी यहां पे CO2 की मौजूदगी होती है। CO2 की मौजूदगी में यह कार्य होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जैविक अपक्षय। पहले आपका भौतिक रूप से बदलाव आया है, उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन आपने मुख्य सारे देख लिए हैं। अब बात करते हैं कि जैविक रूप से सूक्ष्म जीव हुए, आप जानवर हुए, ये किस प्रकार से मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं, मृदा का विनाश करते हैं। क्योंकि विनाश के फलस्वरूप ही क्या बनती है आपकी, चट्टानों के विनाश के फलस्वरूप ही मृदा का निर्माण होता है। देखो भौतिक व रासायनिक अपक्षय के अलावा जीव भी चट्टानों को विघटित करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आप ही है, इसमें सबसे पहले आप है, मनुष्य और जानवर। देखिए मनुष्य द्वारा रेल, सड़कें, बांध, नदी इत्यादि चट्टानों को चूर चूर कर देते हैं, तोड़ते रहते हैं लगातार, माइनिंग का प्रोसेस चलता रहता है।
इस कारण बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है। माइनिंग में प्रोसेस में यही करते हैं, कीमती पत्थर निकाल रहे हैं, चट्टानों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार चिड़िया और कीड़े आदि चट्टानों में छिद्र बना लेते हैं, जिससे चट्टानें कमजोर होती है। ये आपने नेचुरली देखा होगा इस प्रकार से। अब ये कैसे करते हैं? चिड़िया देखो, एक कमजोर चोंच के सहायता से भी वो चट्टानों में छेद कर देते हैं। ये आपने देखा भी होगा, कई बार देखा होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप किस प्रकार से उसको, यानी कि इसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, आपके कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, जो कई प्रकार के केमिकल रिलीज करते हैं। केमिकल रिलीज करने के प्रभाव से या भौतिक रूप से ये क्या कर सकते हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स का है। दूसरी बात कर रहे हैं पौधों का प्रभाव। देखिए, मृदा में पौधे लगा रहे हैं, आपने देखा होगा चट्टानों पे भी कई प्रकार के पौधे उगे रहते हैं। पौधों की जड़ें जब चट्टानों में प्रवेश करती हैं तो उन पे दाब के फलस्वरूप चट्टानें टूट जाती है। इतना पावर होता है। देखो, इन चट्टानों की दरारों में उपस्थित जड़ों द्वारा कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे चट्टानें अपघटित हो जाती है। अभी आपने देखा कि जल जो है उसके साथ में CO2 मिल रहा है, और CO2 मिलकर क्या बन रहा है, कार्बनिक अम्ल बना रहा है, और ये कार्बनिक अम्ल उस चट्टान में मौजूद खनिज पदार्थ के साथ में रिएक्ट करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो बाइकार्बोनेट बनेगा। बाइकार्बोनेट क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, वो जल में घुलेगा, वहां से हट जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, उसमें कंप्लीटली बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें सूक्ष्म जीव। देखिए, सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता की अगर बात की जाए, सूक्ष्म जीव सूक्ष्म होकर भी पूरी कायनात को हिला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी आप रिसेंटली देख चुके हैं कि एक छोटा सा वायरस, उसी प्रकार से ये किस प्रकार से मृदा में देखो योगदान देते हैं। फंगस, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज आदि चट्टानों व खनिजों को भोजन के रूप में संश्लेषण के लिए पोषक तत्वों को ले लेते हैं, जिससे चट्टानें दुर्बल हो जाती है। यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो चट्टान में मौजूद खनिज को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, या कई प्रकार के ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं, कई प्रकार के ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो चट्टानों में उपस्थित रसायन के साथ, खनिज पदार्थ के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाएगी, धीरे धीरे चट्टानें कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा पेड़ पौधे को सड़ा गलाकर कार्बनिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, जिससे खनिजों व चट्टानों के विघटन हो जाता है। यानी कि वो सूक्ष्म जीवों को क्या दे रहे हैं, खनिज पदार्थ उपयोग में ले रहे हैं। पौधे जो है उनकी जड़ें भी जो है जितना अपचित हो चुका है उसको लेने की कोशिश करते हैं, बाकी जो काम है उसको आपके सूक्ष्म जीव कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बदलाव देखा जा सकता है। अब देखिए, ये सारे कारक जो है ये अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ कारक जो होते हैं वो इस क्रिया को प्रभावित करने का काम भी करेंगे। ये तो सीधी सी बात है, कोई कार्य अगर हो रहा है तो उसको बिगाड़ने वाले, उसको डिस्टर्ब करने वाले कई होते हैं। अब कई आपके कारक होंगे जो इसको बिगाड़ देंगे, कई है उसको सुधार देंगे। देखिए, बात कर रहे हैं, पहला है जलवायु कारक। जलवायु में आपको पता है कि जलवायु के जो कारक है, जिसमें तापमान, वर्षा आदि है, ये आपके विभिन्न रूप से प्रभावित करते हैं। तापमान ज्यादा है, वेदरिंग ज्यादा होगी, तापमान कम है, वेदरिंग कम होगी। देखो, जलवायु कारक, ये कारक अपक्षय के प्रकार व दर को प्रभावित करते हैं। शुष्क दशा में भौतिक अपक्षय अधिक होता है, यानी कि शुष्क है, तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, और भौतिक ज्यादा होगा, जिसके कारण खनिजों का आकार घट जाता है, उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नमी की मात्रा से रासायनिक अपक्षय ज्यादा होता है, जितनी ज्यादा नमी होगी अपक्षय उतना ही ज्यादा होगा, रासायनिक रूप बढ़ा। आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। आर्द्र क्षेत्र होंगे, जल की उपस्थिति ज्यादा है, वहां पे आपका क्या होगा, सीधा ही रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जल मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है। भौतिक गुण जो पदार्थ है उसके भौतिक गुण, देखो, खनिजों का आकार, कठोरता, सीमेंटीकरण आदि अपक्षय को प्रभावित करते हैं। महीन आकार के खनिजों का अपक्षय मोटे खनिजों की अपेक्षा अधिक होता है। एक कठोर खनिज जैसे क्वार्टिजाइट का भौतिक अपक्षय मंद गति से होता है, फलस्वरूप रासायनिक अपक्षय भी कम क्षेत्रफल के कारण धीरे हो जाता है। उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी
प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति के आधार पे ही यहां पे खनिजों का विघटन होगा और इस विघटन के फलस्वरूप ही क्या हो जाएगा आपका, इसकी क्रियाशीलता कम या ज्यादा, इसकी दर कम या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए रासायनिक व संरचनात्मक गुण, उसकी रासायनिक संरचना क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है। एक खनिज के अपक्षय की दर उसके आकार, रासायनिक क्रिस्टलाभ गुणों पर निर्भर करता है। कठोर क्रिस्टलाभ धीरे धीरे अपक्षित होते हैं, यानी कि कठोर है, कठोरता ज्यादा है क्रिस्टल की, तो यहाँ पे अपक्षय भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे होगा डियर स्टूडेंट। तो ये उसके गुणों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मृदा का निर्माण। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक चीज को आराम से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको सिंपली ये बताया है कि सबसे पहले ज्वालामुखी का जो लावा है वो ठोस चट्टान का निर्माण करता है। कौन कौन सी चट्टानें बनती है इसकी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। उस बनी हुई चट्टान का अब विनाश आपने पढ़ा है भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से। उस तीनों प्रक्रमों के फलस्वरूप आपके मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, देखिए बात करते हैं। मृदा उत्पत्ति, मृदा पिंड का उद्भव जिसको आप बोल रहे हैं इवोल्यूशन, जो भूपपड़ी के अपक्षय कटिबंध में होने के कारण होने वाले अनेक भू रासायनिक चक्रीय प्रक्रमों द्वारा संपन्न होता है। यानी सीधी सी बात यह कह सकते हैं कि कई प्रकार की कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, कई प्रकार के जटिल प्रक्रम होते हैं। समझाने के लिए आपको इजी वे में यहां पे समझाया जाता है कि इस प्रकार से होता है, लेकिन ये सारी चीजें कौन सी चीज कब हो रही है, अब से चल रहा है, इधर निर्माण हो रहा है, इधर ज्वालामुखी का जो लावा है वो चट्टान बना रहा है, दूसरी तरफ वो चट्टान जो है वो टूट रही है, तो ये चलता रहता है। चट्टानों का भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति द्वारा मृदा में परिवर्तन ही मृदा का उत्पत्ति है। जो चट्टान बनी है उस चट्टान का भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय हो रहा है, विभिन्न प्रकार की शक्तियों द्वारा इसमें परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को ही सॉइल जेनेसिस बोलते हैं। चट्टानें जिसमें भूपपड़ी बनी होती है वायुमंडल की क्रिया द्वारा टूटने लगती है। इसके टूटने से असंगठित पैतृक पदार्थ बनते हैं जिसको रिगोलित कहा जाता है। इन मूल पदार्थों को रिगोलित कहा जाता है। रिगोलित के नीचे ठोस चट्टानें रहती हैं। परिवहन शक्तियों की अनुपस्थिति में रिगोलित की मोटाई बढ़ती जाती है। अगर यहां पे परिवहन के लिए जल और वायु नहीं होगा तो इसका परिवहन नहीं होगा। परिवहन शक्तियां जैसे गुरुत्वीय बल, बहता पानी, बहती बर्फ, वायु आदि चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए पदार्थों को भूमि की सतह पर लाकर वितरित करती है। इस प्रकार परिवहन शक्ति द्वारा धीरे धीरे मृदा की निर्माण की क्रियाएं जो है वो चलती रहती है। इस प्रकार से कंप्लीटली मृदा का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपके मृदा का फॉर्मेशन होने के लिए एक समय अवधि की आवश्यकता होती है जिसमें ये सारी चीजें घटित होती है। अब देखिए स्टूडेंट, मृदा की जो उत्पत्ति होती है वो दो क्रियाओं में मुख्य रूप से होती है। सबसे पहला है अपक्षय, यानी इसमें क्या होगा, चट्टानें टूटेगी, और दूसरे में क्या होगा, मृदा के परिच्छेदिका का निर्माण होगा, यानी कि मृदा में एक पर्टिकुलर गहराई विकसित हो जाएगी। ये आपकी जो होती है इसमें आपके बात कर रहे हैं मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, रिगोलित बन रहा है। इसमें क्या बना है, रिगोलित, और रिगोलित को बोलते हैं डियर स्टूडेंट आप पैतृक पदार्थ। यानी कि इसमें पहली क्रिया में क्या हो रहा है, पैतृक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। पैतृक पदार्थ, ये पैतृक पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, इस वेदरिंग से, यानी कि अपक्षय से। और उसके बाद में क्या होगा, इसमें परिवर्तन देखते हैं। इस कच्चे पदार्थ का मृदा पिंड के रूप में निर्माण, और इस पे आपका निर्माण कौन करेगा, मृदा निर्माणकारी कारक, मृदा निर्माणकारी, निर्माणकारी कारक। मृदा निर्माणकारी कारक इसमें क्या बदलेंगे, किसको बदलेंगे, इस रिगोलित को, इस कच्चे पदार्थ को मृदा में बदल देंगे। देखिए पहली अवस्था विखंडन तथा विच्छेदन की विनाशकारी प्रावस्था है, जबकि बाद की प्रावस्था संश्लेषण व उद्भवन की है। पहले में विनाश हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है।
इस मृदा निर्माण की दोनों प्रावस्थाएं भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों द्वारा संपन्न होती है। इन अपक्षय प्रक्रमों के फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना में परिवर्तित हो जाती है और मृदा संहति की समस्त परतों का विकास हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, इस प्रकार से परतें बनती रहती है, इसे मृदा प्रोफाइल कहते हैं। इसलिए मृदा प्रोफाइल का विकास ही मृदा की उत्पत्ति है। धीरे धीरे परतों का निर्माण होना आपके क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, मृदा सहस्त्रों का निर्माण। और जो एक के ऊपर एक सहस्त्र उपस्थित है, यह पूर्ण रूप से क्या बनाएगा, एक प्रोफाइल बनाएगा जिसको मृदा परिच्छेदिका बोला जाता है। और यह कंप्लीट जब विकसित हो जाएगा तो इसको बोला जाता है प्रोफाइल का विकास। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि यह मृदा का जो परिच्छेदिका बना है, मृदा का जो परिच्छेदिका बना है वो किस प्रकार से कौन कौन सी जटिल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। सो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।